Welcome to Dr. Kanta Bhutta's medical series, Guillain-Barré syndrome. गुलियन-बारी सिंड्रोम, ये सिंड्रोम क्या है? दो फ्रेंच साइंटिस्ट गुलियन और बारी, इन लोगों ने यह बीमारी पहली बार ढूंढ के निकाली थी, इसलिए इसको गुलियन-बारी बोलते हैं। इसमें अपने नोज़ के ऊपर का कवर निकल जाता है, यानी अपनी जो इम्यून सिस्टम है जो वो एंटीबॉडीज़ तैयार करती है और उसके कारण अपनी नोज़ डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये क्या होता है? ये आपकी नर्व है और इसके अंदर ये 9 सेल है और यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको हम लोग माइलिन सीथ बोलते हैं। तो जब ये इम्यून सिस्टम हमारी इसको अटैक करती है तब इसके ऊपर का ये माइलिन सीथ निकल जाता है, यानी ऊपर का एक कवरिंग निकल जाता है और उसके कारण पेशेंट को तकलीफ़ें होती है, जैसे कमजोरी लगती है, पैरालिसिस जैसे हो जाता है। एक्चुअली होता है पर वो पैरालिसिस थोड़ा सा अलग टाइप का होता है। ये किस कारण से होता है? काफ़ी बार किसी को इवन सिंपल सर्दी खांसी फ्लू होने के बाद भी हो जाता है। अभी जब कोविड हुआ था उसके बाद में तो ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा उस पीरियड में पोस्ट कोविड गुलेन-बारी सिंड्रोम काफ़ी बढ़ गया था। कभी कभी किसी को पेट की तकलीफ के साथ, पेट में जो कैम्पिलोबैक्टर होता है नाम का एक जंतु होते हैं, उसके बाद में उसमें डायरिया वोमिटिंग ऐसे होता है और उसके बाद में भी ये बीमारी हो जाती है। और किसी किसी को ये बीमारी पोस्ट वैक्सीनेशन भी हो जाती है। ये बीमारी हुई है कैसे पता लगेगा? इसमें बहुत सारे प्रकार आते हैं और एक्चुअली इसके प्रेजेंटेशन बहुत अलग अलग होते हैं। किसी को बीमारी एक आध दिन में भी बढ़ जाती है तो किसी को हफ्ता भी निकल जाता है। तो अपन एक पहले तो ग्रॉसली इसके कौन से प्रकार है देखते हैं। काफ़ी जनों को मोस्ट कॉमनली क्या होता है, जो स्नायु पकड़ने वाले हैं उसमें पहले दुखाव होता है और उसके बाद में वो नसें काम करने की बंद हो जाती है। असेंडिंग टाइप बहुत कॉमन है कि इसके अंदर मोस्टली शुरुआत आपकी यहाँ से हिप मसल से या जांघ से होती है। पेशेंट को नीचे बैठ के उठने में पहले तकलीफ होती है, पर ऐसे पेशेंट चलता रहता है तो समझ में नहीं आता कि ऐसे क्यों हो रहा है। उसके बाद में काफ़ी बार उसके शोल्डर्स पकड़ लेते हैं और वो हाथ ऊपर उठाने में दिक्कत आती है। उसी टाइम पे ही सेम होता है। अगर वो बीमारी बढ़ती गई या ऊपर ऊपर जा रही है तो काफ़ी बार शोल्डर के बाद में उनको फेस पे भी असर आ जाता है। फेस के दोनों बाजू में असर आता है, तो आँख पूरी बंद नहीं होगी, मुंह फुला नहीं पाएगा, थोड़ा सा पानी भी नहीं पियो तो साइड में शायद निकल सकता है। और किसी को यहाँ पे समझो शोल्डर नेक कन इन्वॉल्व हो गए तो सांस की तकलीफ भी शुरू हो जाती है और पेशेंट को वेंटिलेटर पे रखना पड़ता है। तो ये हुआ असेंडिंग टाइम। इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। एक नंदुरबार में पेशेंट था, 5-6 दिन वहाँ 4-5 दिन वहाँ पे था। फिर एक्चुअली वो बैठ भी पा रहा था, यहाँ पे लाए थे तब ना, पर उठ के खड़ा होकर बराबर चल नहीं पा रहा था, हाथ पूरे ऊपर उठ नहीं पा रहे थे। यहाँ पे आने के मेरे को लगता 12 घंटे के बाद तो उसको मेरे को वेंटिलेटर पे रखना पड़ा था, क्योंकि वैसे मूवमेंट्स थी पर उसके रेस्पिरेटरी मसल डायफ्राम की नर्व सब में असर हो गया था। तो काफ़ी बार ये जो इसकी बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब डिसेंडिंग टाइप, एक असेंडिंग यानी नीचे पैरों से शुरू होता है ऊपर ऊपर चढ़ता है, पर पैरों से बोलो तो पहले शुरुआत तो उसकी ये प्रॉक्सिमल मसल से होती है, यानी हिप के मसल से होती है, फिर शोल्डर्स की होती है, फिर हाथ में तकलीफ बढ़ती जाती है, पैरों में भी तकलीफ बढ़ती जाती है और कभी कभी वेंटिलेटर की जरूरत है। डिसेंडिंग टाइप पे कैसे होता है, शुरुआत ऊपर से होती है, शुरुआत मुंह पे असर होगा पहले, किसी किसी को तो सब मुंह के दूसरे स्नायु भी पकड़ लेते हैं, खाने में भी तकलीफ होती है और हाथ में शोल्डर अगर पकड़े गए तो उस टाइम पे उनको वेंटिलेटर पे रखना पड़ता है या फिर बीमारी नीचे नीचे उतरती है। सो उसको हम लोग डिसेंडिंग टाइप बोलते हैं। अब और एक सिंड्रोम होता है मिलर फिशर सिंड्रोम। उसमें क्या होता है, आँख के स्नायु के ऊपर असर होता है। आँख के जो मसल हैं यानी वो नसें आँख की पकड़ी जाती है, उसके कारण अगर मैं ऐसे हाथ उंगली सामने रखूँगी तो काफ़ी बार क्या हो जाता है, वो ऐसे घुमा नहीं पाता, आँख नहीं घूमती है। फिर काफ़ी बार आँख घूमने की वो इतने स्नायु पकड़ लेते कि आँख बंद भी हो जाती है, वो खोल भी नहीं पाता है। फिर उसके बाद में उसका बैलेंस नहीं रहता है और हम लोग जब चेक करते हैं तो रिफ्लेक्सेस लेते हैं तो उसकी रिफ्लेक्सेस नहीं आती है। उसको हम बोलते हैं ऑप्थेल्मोप्लेजिया, एरिफ्लेक्सिया, एटेक्सिया सिंड्रोम।
वो भी एक गुलेनबारी का ही वेरिएंट है, पर उसमें मोस्टली रिकवरी अच्छी हो जाती है। फिर ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी, गुलेनबारी में कभी पेशेंट शुरुआत में ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी के साथ भी आता है। ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी यानी क्या होता है, मैंने एक पेशेंट को देखा था कि उसके एकदम बहुत उल्टियाँ हुई, पेट में दुखा, फिर बाद में हृदय के धबकारे अनियमित हो गए थे और उसके बाद में उसकी सब वीकनेस डेवलप हुई थी। ये अनयूजुअल प्रेजेंटेशन है, पर काफ़ी बार ऐसे भी पेशेंट प्रेजेंट हो जाते हैं। एक पेशेंट को पेशाब का अटक गया था और फिर बाद में उसके एक एक स्नायु पकड़ के गए थे। नहीं तो यूजुअली गुलेनबारी में शुरुआत में पेशाब अटकना बहुत ही कम होता है, तो ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी। कोई कोई का क्या होता है, डिस्टल न्यूरोपैथी। मैंने आपको बताया कि गुलेनबारी में यूजुअली प्रॉक्सिमल न्यूरोपैथी होती है, यानी जो हिप्स के स्नायु हैं या जांघ के स्नायु वो शुरू में पकड़ते हैं, शोल्डर के पकड़ते हैं, हाथ की तब तक मुट्ठियाँ तो बंद होती रहती हैं, वो हाथ से खाना खाए तो हाथ ऊपर नहीं उठा पाता है। और पैरों का ही सेम प्रॉब्लम होता है, अगर उसको खड़ा किया तो शायद वो थोड़ा चल भी पाएगा, पैर नीचे के काम कर पाते हैं शुरू में, तो बाद में तो वो भी सब स्नायु पकड़ लेते हैं। पर कोई कोई को डिस्टल न्यूरोपैथी होती है, यानी जो मुट्ठी बंद करनी है उसमें ही तकलीफ होती है। पैरों में दोनों में जो फुट है उसको फुट ड्रॉप हो जाता है, यानी जो पंजा ऐसे हो जाता है वो पंजा ऐसे ऐसे नहीं हिला पाता है ठीक से, और फिर बाद में काफ़ी बार वो बीमारी नहीं भी बढ़ती है, वहाँ पे ही रुक के वो पेशेंट अच्छे हो जाते हैं। अब गुलेनबारी के पेशेंट की हिस्ट्री क्या है और हम इतना गुलेनबारी के बारे में चिंता क्यों कर रहे हैं या क्यों बताना चाहते हैं। एक चीज़, गुलेनबारी में तकलीफ कितनी बढ़े, मेजॉरिटी पेशेंट पूरे अच्छे हो जाते हैं, इसलिए उसका टाइमली इलाज होना बहुत ज़रूरी है। ये सडन ऑनसेट होती है बोलते हैं। एक पेशेंट था, बच्चा था, रात को उसके घर पे पार्टी थी, तब उसके पैर दुख रहे थे, मॉर्निंग में वो दवाखाने चलते गया था और शाम तक उस बच्चे को हमारे को वेंटिलेटर पे रखना पड़ा था। वो था गुलेनबारी की, उसमें हमारे को कोई तपास करने का भी टाइम भी नहीं था, ज़रूरत भी नहीं थी, और इमीडिएट उसको ट्रीटमेंट शुरू करनी पड़ी थी। तो अचानक होती है, विद इन आवर्स, कोई को डेज निकल जाता है। अभी मेरे पास बीच में अभी नवापुर से एक पेशेंट आया था, तो उसने बोला कि भाई मेरे को थोड़ी थोड़ी चलने में ही तकलीफ हो रही है, उसके पहले मेरे थ्रोट इन्फेक्शन हुआ। उसको बोला भाई तेरे को लगता है नसों पे सूजन है, गुलेनबारी है, तुम तपास भी करा लो नसों का। वो बोला मैं अभी तो कोई तैयारी से नहीं आया, मैं घर जाता हूँ। तो उसको बोला कोई भी तकलीफ बढ़े, कुछ भी बढ़े, तो बोला हम इमीडिएटली हॉस्पिटल में शिफ्ट हो जाएंगे, इधर सूरत आ जाएंगे। उसको बताया देख ज़्यादा तकलीफ बढ़े तो सांस की मशीन की ज़रूरत पड़ सकती हो। वो बोला ठीक है हम तुरंत आ जाएंगे, वो प्रॉब्लम नहीं है, हमारा पैरों का भी तकलीफ थोड़ा सा बढ़ गया तो आ जाएंगे। हफ्ते के बाद में वो आया तो काफ़ी अच्छी तरह से चल रहा था, उसकी बीमारी अपने आप ही अच्छी हो गई थी। तो वो इसका बोल नहीं सकते। अभी तीसरा एक था पेशेंट मेरे पास, उसकी शुरुआत दोनों मुंह पर से हुई थी और उसके बाद में उसके एक्चुअली चलने में ही थोड़ी तकलीफ थी, यानी नीचे बैठ के उठने में ज़्यादा तकलीफ थी, ये स्नायु उसके वीक थे, और उसके बाद में तो उसके यहाँ के ही हो गए थे। उसको रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं हुआ था, पर उसको हमने ट्रीटमेंट शुरू कर दी थी, पर ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद भी उसकी पूरी रिकवरी होने को काफ़ी लंबा, यानी ऐसे तो उसकी बीमारी रुक गई थी पर पूरी रिकवरी होने को लंबा टाइम लग रहा था, यानी महीना 1.5 महीना निकल जाएगा ऐसे लग रहा था। उसके लिए उसको फिजियोथेरापी इन सब की ज़रूरत थी। तो कौन सी बीमारी कैसे बढ़ेगी बताना बहुत मुश्किल होता है, पर यूजुअली क्या होता है 4-5 दिन के अंतर में वो बढ़ जाती है। समझो 7-8 दिन निकल गए या 10 दिन निकल गए तो काफ़ी बार फिर बाद में अगर उसमें से बाहर निकल जाता है तो काफ़ी बार वेंटिलेटर की ज़रूरत सब हर एक को नहीं पड़ती है, वो एक अच्छी बात है। इसमें हम बीमारी का निदान कैसे करेंगे। डायग्नोसिस हिस्ट्री पर से होता है। दुखाव हो रहा है, दुखाव होकर उठ के बैठने में, बैठे हुए को खड़े होने में तकलीफ हो रही है या शोल्डर्स में तकलीफ हो रही है, मुंह के दोनों बाजू में असर है, समझो वो तकलीफ जो नीचे पैरों में है वो हाथ में भी आ रही है, ये सब इसके ही लक्षण है गुलेनबारी के। कंफर्म कैसे करेंगे, नो कंडक्शन वेलोसिटी तपास करके। पर शुरुआत में तो काफ़ी बार एनसीवी में भी नहीं आता है, उसको भी देर लगती है। कभी कभी पेशेंट की बीमारी बहुत बढ़ जाती है तो क्लिनिकल ही नक्की करना पड़ता है कि चेकअप किया है, हिस्ट्री टिपिकल है, रिफ्लेक्सेस नहीं आ रही है और पेशेंट को समझो वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ रही है, तो उस टाइम पे हम लोग शायद एनसीवी नहीं भी करें और उसके अर्जेंट ट्रीटमेंट शुरू करनी पड़ती है। उसके सिवा कभी लंबर पंक्चर भी करते हैं, कमर का पानी निकाल के भी देखना पड़ता है अगर बीमारी नक्की नहीं हो रही थी। अगर बीमारी 100% नक्की नहीं हुआ तो MRI करके दूसरी बीमारी, भाई दिमाग की नहीं है ना, कुछ मिस नहीं हो रहा ना मणके का, वो भी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। पर यूजुअली हिस्ट्री सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरा
ये जो इलेक्ट्रोडायनामिक स्टडीज़ जो नर्व्स की करते हैं उस पर से आप नक्की कर सकते हो। इवन इसकी एंटीबॉडी टेस्टिंग भी करते हैं, पर यूजुअली मैं सब पेशेंट में नहीं कराती हूँ। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है? इसकी ट्रीटमेंट दो में से एक डेफिनेट ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं, जो एंटीबॉडीज़ ब्लड में है वो निकालने के लिए एक ट्रीटमेंट है। एक है इम्यूनोग्लोबुलिन। वो इंजेक्शंस काफ़ी महंगे आते हैं। एक्चुअली 10 ग्राम का इंजेक्शन का शायद 23,000 या उसके आसपास कुछ काफ़ी ये पड़ता है, और डोज भी काफ़ी ज़्यादा देना पड़ता है, 400 मिलीग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से एक दिन का। ऐसे 5 दिन देते हैं। अगर जल्दी नहीं रिकवर हुई तो कभी हमें 5 दिन का 7 दिन भी देना पड़ता है। काफ़ी बार इससे हम लोग बीमारी वहाँ पे ही रुक जाती है और फिर बाद में फिजियोथेरापी से सबसे पेशेंट अच्छा हो जाता है। अगर कोई इम्यूनोग्लोबुलिन हम नहीं दे सकते या उसको कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो तो प्लाज्मा फेरेसिस कर सकते हैं। उसमें प्लाज्मा पेशेंट का एक्सचेंज करके उसमें से एंटीबॉडीज़ निकालने का काम करवाते हैं। उसके सिवा फिजियोथेरापी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, और न्यूट्रिशन, क्योंकि अगर ये सब में पेशेंट के स्नायु वीक हो रहे हैं, मसल में से ताकत निकल रही है, और उसके साथ में उनकी न्यूट्रिशन, विटामिन सप्लीमेंट सब कुछ प्रॉपरली नहीं जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाती है। गुलेनबारी के बारे में इसलिए बता रही हूँ कि ये बीमारी का, अगर ये बीमारी बढ़ रही है और टाइमली इलाज कर लो तो काफ़ी बार पेशेंट, मेजॉरिटी पेशेंट्स 95% टू 100% तक रिकवर हो जाते हैं। दवा कॉस्टली है, प्लाज्मा फेरेसिस की प्रोसेस भी कॉस्टली है, पर ज़रूरी, काफ़ी बार ये चीज़ें एकदम ज़रूरी हो जाती है, उसके सिवा काम चलता नहीं है। तो मैं तो काफ़ी बार बोलती हूँ कि अगर किसी को डोनेशन ही देना है और ऐसे पेशेंट को किसी को ज़रूरत है तो उनको आप दो, ये प्रॉपर डोनेशन होगा।